प्रिय बच्चों, आज हम कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं कि कैप्लर्स लॉ को हम किस प्रकार से समझते हैं और कैप्लर्स ने जो है ग्रहों के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में क्या अपनी राय दिया, क्या जानकारी दिया, इसके बारे में आइए अध्ययन करते हैं। कैप्लर्स ने ग्रहों संबंधित 3 नियम को बताया, 3 नियम प्रतिपादित किया और उन्होंने बताया कि कोई भी ग्रह ये सन है, या आप सन यहाँ रखिए, यहाँ रखिए। कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार गति करता है, अर्थात इलिप्टिकल मोशन करता है। सर्कुलर मोशन नहीं करता है, वृत्तीय गति नहीं करता है, बल्कि दीर्घ वृत्ताकार गति करता है। और सूर्य एक फोकस पर होता है, क्योंकि इलिप्स में, दीर्घवृत्त में 2 फोकस होते हैं, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है। तो सूर्य या तो यहाँ रहेगा या तो यहाँ रहेगा। तो आइए चलते हैं, सूर्य को मैं यहाँ मानता हूँ और यहाँ से ये सूर्य की रेज है और हम देखते हैं कि कोई भी प्लैनेट, मान लीजिए प्लैनेट ए पर था, वो कुछ दिनों बाद बी पर पहुँच गया, और यहाँ पर प्लैनेट सी पर था और कुछ दिनों बाद डी पर पहुँच गया। तो चलिए, और यहाँ जो एंगल बना वो डेल्टा थीटा बना, और ये भी मान लिया कि जो ग्रह ए से बी तक चला, यहाँ तक से जो दूरी वो तय किया वो डेल्टा एस दूरी तय किया। एक बार फिर हम सुन लेते हैं कि कैप्लर्स का प्रथम नियम क्या है। व्हाट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ द कैप्लर? कैप्लर का प्लानेटरी मोशन का प्रथम नियम क्या है? कैप्लर का प्रथम नियम यह है कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार गति करता है, इलिप्टिकल मोशन करता है, और सूर्य एक फोकी पर होता है, अर्थात एक फोकस पर होता है। दीर्घवृत्त के 2 फोकस होते हैं, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है। तो किसी एक फोकस पर सूर्य होता है और सूर्य के चारों तरफ ग्रह दीर्घवृत्ताकार गति करता है। यह कैप्लर का प्रथम नियम हो गया। चलिए अब कैप्लर के दूसरे नियम के बारे में जानते हैं। कैप्लर का दूसरा नियम को हम एरियल नियम कहते हैं, क्षेत्रीय नियम कहते हैं, क्षेत्रीय चाल। कैप्लर ने दूसरा नियम ये बताया कि सूर्य के चारों तरफ जो भी ग्रह दीर्घवृत्ताकार गति कर रहे हैं, अगर समान समय में समान क्षेत्रफल तय करते हैं, अर्थात अगर कोई भी ग्रह ए से बी गया और उसने एरिया बनाया ASB, ये छायांकित भाग जो है एरिया बनाया, और उतने ही समय में अगर कोई ग्रह सूर्य के नज़दीक से यहाँ गया, तो यहाँ जो एरिया CSD बनाएगा वह एरिया इस एरिया के बराबर होगा। इसे हम कहते हैं क्षेत्रीय चाल नियत होता है। अर्थात कैप्लर का जो दूसरा नियम है, यह बताता है कि ग्रहों की जो क्षेत्रीय चाल होती है, जो एरिया कवर्ड डिस्टेंस होती है, एरिया कवर्ड होती है अकॉर्डिंग टू टाइम, एरिया कवर्ड अकॉर्डिंग टू टाइम होता है, वो कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता है। जैसे अगर कोई भी ग्रह एक वर्ष में यहाँ से यहाँ तक गया, या 1 महीने, मान लो 1 महीने में यहाँ A से B तक गया, और यहाँ पर जब सूर्य से मिला गया तो एरिया जो है, मान लो एरिया जो है 100 स्क्वायर मीटर आया, 100 मीटर स्क्वायर आया। ASB की एरिया 1 महीने में, जब ग्रह यहाँ से A से B गया तो 1 महीने में जो एरिया कवर्ड हुआ वो 100 मीटर स्क्वायर हुआ। और वही ग्रह सूर्य के नज़दीक अगर C से D पर जाता है 1 महीने में, तो वही सेम टू सेम एरिया कवर्ड होगी, अर्थात 100 मीटर स्क्वायर एरिया कवर्ड होगी। इसे कहते हैं कैप्लर का दूसरा नियम। चलिए हम प्रूव करते हैं कैप्लर का दूसरा नियम किस प्रकार से ये सही है कि गलत है। आइए प्रूव करते हैं। कैप्लर का दूसरा नियम ये कहता है कि क्षेत्रफल समय के साथ नियत होता है, कांस्टेंट होता है। अकॉर्डिंग टू टाइम जो एरिया होता है वो कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता है।
चलिए देखते हैं इन ट्रायंगल, इसको ट्रायंगल मान लेते हैं ASB को, इन ट्रायंगल ASB में देखते हैं। तो ASB में हमने देखा, इसको दूरी आप डिस्टेंस मान लो r, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को स्मॉल r मान लो। तो हम जानते हैं कि एरिया इक्वल टू होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। देखिए बहुत अच्छी चीज़ मैं प्रूव करने जा रहा हूँ कि केपलर का जो सेकंड लॉ है, इस बात को प्रूव करिए आप कि जो क्षेत्रीय चाल होती है वो नियत होती है। ये तो डिफिनेशन बता दिया जाता है, लेकिन प्रूविंग जो है वो सब बुक में नहीं है। और दूसरी बात यह है कि सभी बच्चे पढ़ते भी नहीं हैं। और अगर जो लड़का स्पेशल है, विशिष्ट है, जिसको आगे कंपटीशन क्वालिफाई करना है, तो वो छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देगा, वो और एवरीथिंग स्टडी करेगा। तो एरिया जो है इसका ASB का हमने लिखा, ये त्रिभुज है, चूँकि ट्रायंगल है तो 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुणते ऊंचाई। तो आइए देखते हैं बच्चों, 1/2 इंटू बेस क्या है, r है, और ऊंचाई क्या है, जितनी दूरी इसने कवर्ड किया, डेल्टा S है। अब देखिए विच इज इम्प्लाइज डेल्टा A इक्वल टू 1/2 इंटू r इंटू, ध्यान दीजिए, एंगल इक्वल टू होता है r कपान रेडियस, जिसे हिंदी में कहते हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो कोण कितने का है, मान लीजिए डेल्टा t है, यहाँ थीटा है, और जो आर्क लगा है यहाँ सेंटर से ऐसे जो आर्क लगा है, जो त्रिज्यखंड है वो डेल्टा S है, और जो रेडियस है वो r है। अब इधर इसको करिए तो डेल्टा S इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इंटू डेल्टा थीटा। चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं। डेल्टा S की जगह हम लिखेंगे r इंटू डेल्टा थीटा। यहाँ देखिए 2 बार r आ गया, विच इज इम्प्लाइज डेल्टा A इक्वल टू हो गया 1/2 इंटू r स्क्वायर इंटू डेल्टा थीटा। अब दोनों पक्षों में डेल्टा t से भाग देने पर, डिवाइडिंग बाय डेल्टा t ऑन बोथ साइड, ये देखिए क्या हो गया, डेल्टा A अपॉन डेल्टा t इक्वल टू 1/2 r स्क्वायर इंटू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t। अब डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t जो होता है उसे हम कहते हैं कोणीय वेग ओमेगा बराबर होता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t। इसे कहते हैं, ओमेगा को क्या कहते हैं, कोणीय वेग। कोणीय वेग क्या है, वृत्तीय गति करते हुए, सर्कुलर मोशन करते हुए या इलिप्टिकल मोशन करते हुए एंगल में जो परिवर्तन होता है समय के साथ, कोण में जो समय के साथ परिवर्तन होता है उसे हम ओमेगा कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर हम आ जाते हैं इधर, और ये हो जाएगा डेल्टा A अपॉन डेल्टा t इक्वल टू 1/2 r स्क्वायर इंटू ओमेगा, या डेल्टा A अपॉन डेल्टा t इक्वल टू, अब देखिए ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, अब हमको क्या करना है कि यहाँ कांस्टेंट लाना है, क्योंकि मैं आपसे कमेंट कर चुका हूँ, आपसे बता चुका हूँ कि एरिया, देखिए एरिया जो समय के साथ है वो कांस्टेंट होगा, तो सारी चीज़ें कांस्टेंट आनी चाहिए। तो कांस्टेंट लाने के लिए हम यहाँ पर देखिए, ये J इक्वल टू होता है I ओमेगा। अब आपको बता दें कि जो J है वो एंगुलर मोमेंटम, जिसे हम कोणीय संवेग कहते हैं, और कोणीय संवेग किसी वस्तु का नियत रहता है, वो चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट है। तो अगर हम कोणीय संवेग के रूप में इसको कन्वर्ट कर दें ओमेगा को, तो हमें कांस्टेंट मिल जाएगा। और I को कहते हैं जड़त्वाघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसे कहते हैं जड़त्वाघूर्ण।
और बच्चों जड़त्व आघूर्ण का जो मान होता है वो I = होता है mr², अर्थात द्रव्यमान और द्रव्यमान वो कितनी दूरी पर है सेंटर से उसका वर्ग करके गुणा कर दिया जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I आ जाता है। तो चलते हैं देखते हैं कि ओमेगा = हो जाएगा, ओमेगा = हो जाएगा J/I, और J/I के लिए हम J को J ही लिखेंगे और I को mr² लिख देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जड़त्व आघूर्ण I = mr² होता है। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं ओमेगा की वैल्यू जो वहाँ निकाले हैं 1/2r² इंटू ओमेगा की वैल्यू निकाला है J/mr²। ध्यान दीजिए बच्चों, r² से r² कैंसिल हो गया, ΔA/ΔT = आ गया J/2m। अब ध्यान दीजिए ये जो है क्या आ गया, J कांस्टेंट है, 2 तो काउंटिंग नंबर है वो कांस्टेंट रहेगा ही, और किसी भी जो ग्रह है प्लैनेट है तो उसका मास तो कांस्टेंट होता ही है। तो हमको ये दोनों चीज़ें तीनों चीज़ें कांस्टेंट मिल गई, अर्थात यहाँ हम लिख सकते हैं कांस्टेंट, जिसे आप स्थिरांक भी लिख सकते हैं। अतः जो एरिया है समय के साथ वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अर्थात जो केपलर का दूसरा नियम है कि क्षेत्रीय चाल नियत रहती है, अर्थात समान समय में कोई भी ग्रह समान क्षेत्रफल तय करता है, इस बात की प्रूविंग यहाँ पर हो गई। बहुत इम्पॉर्टेंट प्रूविंग है, इसको बिल्कुल आपको बार बार इसको प्रैक्टिस करके लर्न कर लेना है। चलिए अब हम केपलर्स के थर्ड लॉ की बात करते हैं कि केपलर का तीसरा नियम क्या होता है। बच्चों केपलर का तीसरा नियम ये कहता है कि अगर केपलर का तीसरा नियम ये कहता है, ये फिगर ज़रा आप देखें, ये फिगर मैं इसी को दोबारा बना रहा हूँ। केपलर का तीसरा नियम ये कहता है कि ये देखिए, इसे कहते हैं मेजर एक्सिस और इसे कहते हैं माइनर एक्सिस, छोटा अक्ष और बड़ा अक्ष, इसे दीर्घ अक्ष भी कहते हैं, इसे लघु अक्ष भी कहते हैं। तो केपलर के तीसरे नियम के अनुसार अगर इस दीर्घ अक्ष की लंबाई 2a है, अगर दीर्घ अक्ष की लंबाई 2a है तो दीर्घ अक्ष का जो आधा लंबाई होगा वो क्या होगा, स्मॉल a होगा। तो यहाँ से यहाँ तक कोई भी ग्रह मान लीजिए A से चला और फिर लौटकर A पर ही आया तो कितना समय लगाएगा, इस बात की जानकारी के लिए अगर हमको दीर्घ अक्ष की आधी दूरी मालूम है तो केपलर के तीसरे नियम से हम उसका आवर्तकाल मतलब पीरियडिक टाइम, अर्थात ग्रह जहाँ से चला और फिर वहीं आ गया उसका टाइम हम निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अर्थात जो तीसरा नियम है केपलर का, T∝A³ है, अर्थात किसी भी ग्रह के चारों तरफ चलने में लगा समय का वर्ग उसके दीर्घ अक्ष के आधी दूरी के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात समानुपाती होता है। तो यह है केपलर के तीसरे नियम का फार्मूला। तो चलिए देखते हैं कि केपलर का जो तीसरा नियम आया वो कैसे आया। केपलर का जो तीसरा नियम है वो कैसे आया। बच्चों केपलर के तीसरे नियम को प्रूव करने के लिए मान लीजिए कि कोई ग्रह ए पर है, न्यूटन ने इसे सर्कुलर मोशन भी मान लिया था, अभी मैं इसके बाद प्रूव कर दूंगा कि यह सर्कुलर मोशन में भी गति करता है ग्रह। तो न्यूटन यहाँ पर मान लीजिए कि यम मास का कोई भी प्लैनेट है, अर्थ ही मान लीजिए पृथ्वी है, उसके चारों तरफ घूम रही है। तो चारों तरफ जब घूम रही है तो इसके वीडियो नंबर 2 में हम बात किए थे आपसे कि अगर कोई भी ग्रह उपग्रह सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है, पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, तो न तो वो पृथ्वी में गिरता है या पृथ्वी न तो सूर्य में गिरती है और न तो अपनी ऑर्बिट छोड़कर बाहर भागती है। इसका रीज़न मैंने क्या बताया था, इसका रीज़न ये बताया था कि गुरुत्वाकर्षण बल
हमेशा बराबर होता है अभिकेंद्र बल के। अभिकेंद्र बल के अगर ये दोनों बल आपस में बराबर रहेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स के, तो कोई भी प्लैनेट न तो सूर्य में गिरेगा और न तो सूर्य की अपनी ऑर्बिट छोड़कर सूर्य से दूर भागेगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल मान लीजिए यहाँ इसके बीच जो फोर्स लगा वो हो गया Gm। सूर्य का भार कैपिटल M और पृथ्वी का भार में छोटा m मान लिया, और इनके बीच की जो दूरी है वो r है, इक्वल टू अभिकेंद्र बल mv²/r। मान लीजिए जो ग्रह है वो v वेलोसिटी से घूम रहा है, तो यहाँ पर देखिए m कैंसिल हो गया, r कैंसिल हो गया, Gm इक्वल टू आ गया v², और यहाँ पर r² है तो यहाँ पर एक r बच जाएगा। आइए फिर आगे चलते हैं। चूँकि हम जानते हैं, यहाँ पर साइड में बता रहा हूँ, चूँकि हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो समय बराबर क्या होगा? समय बराबर होगा दूरी, डिस्टेंस अपान स्पीड, चाल। तो चलिए देखते हैं दूरी। इसके चारों तरफ की जो दूरी है वो क्या होगी? इसकी सर्कम्फ्रेंस परिधि 2πr बटे चाल। चाल क्या है? v, क्योंकि हम वेलोसिटी जो जिस चाल से घूम रहा है यह ग्रह, हम उसको माने हैं v। यहाँ भी v मैंने लिखा है। अब देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो t² इक्वल टू हो गया 4, 2 का स्क्वायर 4, π² r² v²। देखिए बच्चों v² की वैल्यू यहाँ मैं निकाला हूँ, यहाँ पुटअप करिए तो हो जाएगा t² इक्वल टू 4 π² r² और v² की वैल्यू हो जाएगी Gm/r। अब ये r नीचे फ्रैक्शन में है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऊपर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया कि t² इक्वल टू 4πr³, क्योंकि एक r नीचे है 2r ऊपर है तो r³ हो गया अपान Gm। ध्यान दीजिए 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻11 होती है, और यह मास भी कांस्टेंट है। तो कोई भी ऐसी राशि नहीं है r को छोड़कर जो कि चेंज हो रही है। तो यहाँ हम मान सकते हैं कि विच इज इम्प्लाइज t प्रोपोर्शनल r³, और जो कांस्टेंट है उसको हमने क्या कर दिया? प्रोपोर्शनल में छिपा दिया। और इस प्रकार से आपके सामने यह प्रूव हो गया केपलर का तीसरा नियम। केपलर का तीसरा नियम भी आपके सामने प्रूव हो गया कि t² प्रोपोर्शनल r³ होता है। यहाँ पर AQ मैंने लिखा है, वहाँ पर आप r मान सकते हैं, a मान सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं r माना हूँ आप n माने हैं, तो वो डिफरेंट नहीं है, वो आपकी इच्छा है, वो चाहे जो मान लीजिए आप। चलिए आगे देखते हैं न्यूटन के नियम से। अच्छा एक बात और आगे बता देते हैं, फिर जो है आगे बढ़ते हैं इसको इरेज करके। बच्चों अभी हमने आपको बताया कि t² प्रोपोर्शनल r³, ये मैंने बताया। ये किसी एक ग्रह की बात मैंने किया तब ये फार्मूला आया। मान लीजिए एक से अधिक ग्रह हो, 2 ग्रह हो, 2 प्लैनेट हो, तो 2 प्लैनेट के लिए, 2 ग्रह के लिए, 2 ग्रहों के लिए क्या हो जाएगा? t1² प्रोपोर्शनल हटा दो तो k आ जाएगा, कांस्टेंट तो चेंज होगा नहीं, r1³ इक्वेशन नंबर 1। तथा दूसरे ग्रह के लिए t2² इक्वल टू k r2³ इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में अगर इक्वेशन नंबर 2 को हम डिवाइड करें तो ये हो जाएगा t1/t2, और इस पर भी स्क्वायर है, इस पर स्क्वायर है, दोनों पे स्क्वायर लगा दिया। यहाँ k कैंसिल हो जाएगा तो r1/r2, दोनों क्यूब है तो क्यूब लगा दिया। तो ये क्या हो गया? 2 ग्रहों के लिए उसके आवर्तकाल पीरियाडिक टाइम
और उसके दीर्घ से आधे दूरी के बीच जो रिलेशन है वो हमको प्राप्त हो गया। तो अच्छा ये बताइए, प्राप्त हो गया तो इसका अगर सर यूज क्या है, आप पूछे यूज क्या है सर, तो हमने कहा बच्चों कि न्यूमेरिकल जब आप लगाएंगे तो इसका यूज आपको मिलेगा। चलिए इस पर एक न्यूमेरिकल हम आपको बता देते हैं। न्यूमेरिकल ये है कि मान लीजिए, न्यूमेरिकल अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए कि यदि सूर्य से पृथ्वी की दूरी आधी हो जाए, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी आधी हो जाए तो एक वर्ष में कितने दिन होंगे। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी आधी हो जाए तो एक दिन में कितने वर्ष होंगे। चलिए पता लगाते हैं। दिया है, क्या दिया है, दिया है कि T1 बराबर 365 दिन होते हैं, हम जानते हैं 365 दिन तो होते ही हैं, और कितने दिन होंगे ये पूछ रहा है। और जो दूरी थी वो दूरी R1 मैंने R मान लिया है, और R2 जो है वो कह रहा है कि आधी कर दीजिए। पहले दूरी क्या थी, जब दूरी पूरी थी R थी, पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी जो थी वो R थी, तब एक वर्ष में 365 दिन लगता था। अब कह रहे हैं कि अगर दूरी को आधी कर दिया जाए तो कितना दिन लगेगा, तो इसी फार्मूले में पुटअप करिए। तो T1 की वैल्यू जो है 365 है, बटे T2 की वैल्यू फाइंड करना है, स्क्वायर लगाइए। इसके बाद R1 की वैल्यू R है और R2 की वैल्यू R/2 है, क्यूब लगाइए, R कैंसिल हो गया, 2 ऊपर जाएगा, तो 365 बटे T2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का क्यूब। अब देखिए इधर मैं लिख रहा हूँ 365 बटे T2 इक्वल टू, ये स्क्वायर जब हम हटाएंगे तो ये हो जाएगा 8, तो स्क्वायर हटाएंगे तो सर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर रूट। 8 का स्क्वायर रूट होता है 2√2। T2 को उधर ले जाइए, 365 बराबर 2√2 इंटू T2। अब T2 बराबर क्या हो जाएगा, 365 बटे 2√2 की वैल्यू लिख दीजिए 1.414। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 365 बटे ये हो जाएगा 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, 2.828। और जब आप इसको कैंसिल करोगे तो ये आएगा लगभग 129 दिन, अप्रॉक्सीमेटली जो है 129 दिन होगा। अर्थात देखिए इससे इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है लगाने के लिए। न्यूमेरिक फिजिक्स का न्यूमेरिकल बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर थोड़ा सा आप अपना मन बना लीजिए फिजिक्स का क्वेश्चन लगाने के लिए तो बहुत ही आनंद आता है। देखिए इस क्वेश्चन में कितना बढ़िया आनंद आया कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अगर आधी कर दिया जाए तो जो एक वर्ष में 365 दिन होता था तो कितना दिन होने लगेगा। तो दूरी को मैंने आधी कर दिया तो वह एक वर्ष का दिन कितना हो जाएगा, 129 दिन का हो जाएगा। तो चलिए इस टाइप की क्वेश्चन आप और लगाइएगा, और अगर नहीं आएगा तो कमेंट में आप हमसे कहिएगा कि सर इस टाइप के क्वेश्चन और आप बताइए। तो बच्चों अब एक केपलर का तीनों नियम मैंने आपको बताया। प्रथम नियम बताया, दूसरा नियम बताया और दूसरे नियम को प्रूव भी किया, तीसरा नियम बताया, तीसरे नियम को प्रूव भी किया और उस पर न्यूमेरिकल भी बताया। अब न्यूटन के द्वारा केपलर के नियम का निष्कर्षण या केपलर के नियम से न्यूटन के नियम का निष्कर्षण। चलिए देखते हैं केपलर और न्यूटन के नियम में क्या समानताएं हैं। केपलर ने बताया कि जो ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं तो न्यूटन ने कहा नहीं, वो सर्कुलर मोशन में भी गति करते हैं, वे सर्कुलर मोशन में गति करते हैं, ऐसा न्यूटन ने कहा। तो चलिए देखते हैं। तो न्यूटन ने बताया कि भाई कोई भी ग्रह अगर सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है, जैसे मान लीजिए पुराना चित्र आपको याद होगा, ये आ रही है और h हाइट पर कोई भी ग्रह यम द्रव्यमान का मास का है, h हाइट पर सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है।
ये तो पृथ्वी में बनाया हूँ। मान लीजिए सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है, तो यहाँ पर सूर्य के चारों तरफ कोई भी ग्रह घूम रहा है। तो सूर्य के चारों तरफ जब कोई ग्रह घूम रहा है तो उसके बीच में, यहाँ देखिए ये सन है, तो इसके बीच में ए है, बी है, डेल्टा एस, डेल्टा थीटा, यही चित्र बनाया था मैं, सी डी। इसके बीच में एक प्रकार का बल लगेगा जिसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है, अभिकेंद्र बल लगेगा। जब अभिकेंद्र बल लगेगा तो अभिकेंद्र बल होता है F = mv²/r, ये होता है। और V = जानते हैं हम क्या होता है, V = होता है 2πr/, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अब देखिए V की स्क्वायर कर दीजिए, या स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4π²r²/t²। इसकी वैल्यू इसमें पुटअप करिए तो F = हो जाएगा mv² की जगह 4π²r²/t²। t² नीचे है, r यहाँ है। अब देखिए एक r से एक r क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो F = हो गया m 4π² और एक r बटे t²। चूँकि t² = क्या होता है, t² = होता है kr³। तो t² की वैल्यू यहाँ रखिए kr³ तो ये r से कैंसिल हो गया, तो F = क्या गया 4π² या 4m π²/, एक r कैंसिल हो गया kr²। जो कांस्टेंट है उनको प्रोपोर्शनल में आप छिपा दें तो ये हो जाएगा F प्रोपोर्शनल m/r²। ये देखिए केपलर के नियम से न्यूटन का नियम आ गया। यहाँ लिखेंगे केपलर का तृतीय नियम, केपलर थर्ड लॉ, ये केपलर थर्ड लॉ है। तो केपलर का थर्ड लॉ, अभिकेंद्र बल में केपलर का थर्ड लॉ जब हम पुटअप किया, t² की वैल्यू kr³ रखा तो ये न्यूटन का नियम आ गया। न्यूटन का नियम यही है ना कि द्रव्यमानों के बीच जो लगने वाला फोर्स है, मास के बीच जो फोर्स है वो F के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात मास बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। न्यूटन का नियम यही है ना। पहले ग्रेविटेशन के फर्स्ट पार्ट पे हम लोगों ने पढ़ा था कि मास जो होता है, मास पर लगने वाला फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपने देखा कि केपलर के नियम से के माध्यम से न्यूटन का नियम प्राप्त हुआ। अर्थात न्यूटन का कहना ये है कि जो भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ गति करते हैं वो सर्कुलर मोशन में गति करते हैं। तो बच्चों आज जो है आपने केपलर का नियम पढ़ा, तीनों नियम पढ़ा और दो नियमों, एक नियम तो प्रूव नहीं होता है, दो नियम प्रूव किए जाते हैं। तो उन नियमों को मैंने प्रूव भी कर दिया और केपलर के नियम से न्यूटन के नियम का निष्कर्षण भी निकाल दिया। थैंक यू। और बच्चों आप जो है अब अगला वीडियो अगर आपको चाहिए कि सर और अधिक नॉलेज दीजिए इस चैप्टर के बारे में तो निश्चित रूप से आप कमेंट करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक नई से नई चीज़ों को सीखने का प्रयास करिए और वीडियो को पूरा देखिए, तब आपको बात समझ में आएगी। ठीक है, थैंक यू। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।